ये नालायक और गद्दार सरकार हमारे सीमा पर शहीदों की संख्या का भी हिसाब किताब नहीं रखती है। जिस चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे 20 जवानों को वहीं पर मार डाला, 76 जवानों को घायल किया, जिनमें बिशन सिंह हवलदार की 60 दिन बाद शहादत हुई। चीन के बैंक को लाभ पहुंचाने वाले राष्ट्रपति, चीन के उसको झूला झुलाने वाले, भारत में राष्ट्रपति के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले, 2007 से लेकर संघ के तमाम पार्टी के नेता चीन में जाकर मत्था टेकने वाले और गलवान घाटी में 21 शहीदों की जगह 20 बताने वाले, अब आप समझ लीजिएगा 3 जून को गाड़ी तेज चल रही होती है, ड्राइवर ब्रेक मारता है और गोपीनाथ मुंडे की जान चली जाती है। गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हो जाता है और 24 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं हम इन 4 चीजों को हटा देंगे और कोई भारत में नहीं घुसा है, हमारे देश में चीन नहीं घुसाया है। ऐसा बताने वाले देश के गद्दार ने, देश के गद्दार है, देश के वफादार नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अरुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि 3 बड़े मामले हैं। एक, हमारे देश में जो अवैध तरीके से भंडारण करने का मामला था, जिसमें आप देश के किसानों की उपज को ले लेंगे, उसे अवैध तरीके से भंडारण करेंगे और फिर काला बाजारी करेंगे, उसको रोकने के जो कानून बना हुआ है उसको हटाने के लिए देश के किसानों की आजादी की बात की जा रही है। इससे दोहरा शोषण होने वाला है। एक, हमारे देश के किसानों की फसलों को औने पौने दाम पे लूटा जाएगा और दूसरा, उसकी काला बाजारी करने के लिए बाजार में उसका कमी करके उसकी आपूर्ति के दौरान भी डबल दोहरा मुनाफाखोरी कंपनियों के माध्यम से की जाएगी। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है जो हमारे देश के अंदर जो अभी खेती किसानी कर रहे हैं किसान, उन किसानों की खेती किसानी करने वाले किसानों को उन्हीं के खेतों में मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये कहा जा रहा है कि जो किसान हैं उनके लिए बाजार खुला हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो डर है, हमारे देश में अभी एमएसपी का मामला, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मामला है, वो खटाई में पड़ने वाला है। और मैं इसके लिए अरुण जी आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जिस दिन इसको 5 जून को लाया गया, मैं देश के किसानों को और देश के किसानों के योगदान की तरफ पहले आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आया था और 24 मार्च को हमारे देश में तालाबंदी कर दी गई। तालाबंदी का मतलब हमारे देश का रेल सेवा, बस सेवा, जहाजों को, उद्योगों को, व्यापार को, साप्ताहिक बाजार और होटलों को, तमाम गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। और 68 दिन के लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अंदर जिन लोगों की जान गई, जिनके आंकड़े नहीं है सरकार के पास, एक जो स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे थे, उनमें से जो डॉक्टरों की शहादत हुई उसकी सूची सरकार के पास नहीं है। जो नर्सों की शहादत हुई, जो स्वास्थ्य कर्मियों की शहादत हुई, जो पुलिस कर्मियों की शहादत हुई और जो एम्बुलेंस कर्मियों की शहादत हुई, उसकी सूची भारत सरकार के पास नहीं है। सरकार ने संसद में बताया। और दूसरा, जब 24 मार्च को लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा सड़कों पर, क्योंकि होटल बंद थे, ढाबे बंद थे, कहीं खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे जो पैदल चलते चलते जो मजदूर सड़कों पर भूख से मरे, वो सूची सरकार के पास नहीं है। जो चलते चलते पैदल गाड़ियों से रौंदे गए, कुचले गए, वो सूची सरकार के पास नहीं है। जो चलते चलते रेल की पटरियों पर मर गए, कट गए रेल के नीचे, उनकी सूची सरकार के पास नहीं है। और जब सरकार ने रेल की व्यवस्था शुरू की श्रमिक रेल के नाम पर, उसमें जो रेल रास्ते भटक गई, एक दिन का सफर 6-6 दिन में पूरा कर रही थी, उनमें जो मजदूरों की जान गई उसकी सूची सरकार के पास नहीं है। और बाकी जो पूरा देश बचा, उसको बचाने में हमारे देश के किसानों का योगदान। कृषि प्रधान देश है, उद्योगों पर ताले, व्यापार पे ताले, रेल पर ताले, बसों पे ताले, जहाजों पर ताले, होटलों पर ताले, ढाबों पर ताले थे, बाजारों में ताले थे, पूरे मॉल बंद थे, लेकिन देश जिंदा रहा। ये योगदान हमारे किसानों का है। और किस दिन लाए गए 3 विधेयक,
मैं 3 विधेयकों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, जो सवाल आपने कहा जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार गाल बजा रही है, उनके नाम बड़े विचित्र हैं। आवश्यक वस्तु विधेयक संशोधन विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। ये 3 विधेयक हैं। हमारे देश के अंदर इन 3 विधेयकों को मैंने आपको बताया। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो हमारे देश के किसानों का अधिकार है वो छीनने वाला है। दूसरा, जो आज हमारे देश के किसान खेती कर रहे हैं उनको खेतों में मजदूर बनना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में अवैध तरीके से भंडारण करके काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए मैं प्यारे देशवासियों आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे देश में काला बाजारी न हो, अवैध भंडारण को ये रोक लगी है पिछले 70 साल से। ये मोदी सरकार उसे हटाना चाहती है। क्या हमारे देश के किसानों की भंडारण की क्षमता है? क्या भंडारण की क्षमता करा रहे हैं आप मुकेश अंबानी और अदानी के लिए? लेकिन मैं दूसरी जिक्र करना चाहता हूँ इसके टाइमिंग को लेकर के। 5 जून को जिस दिन हमारे देश के अंदर कोरोना के जो मामले थे वो 2,22,000 से ज्यादा हो चुके थे। हमारे देश के अंदर 5 जून को 8,000 से ज्यादा नए मामले उजागर हुए थे और अरुण जी 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी 5 जून को। लेकिन इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जब पूरे देश में हाहाकार था कोरोना के नाम पर, तब ये 3 विधेयक क्यों लाए गए? उस समय तो देश के अंदर सब उदारता की बात थी। इसको लाने के पीछे का ग्राउंड बताता हूँ। 5 मई 2020 को चीन की सेना ने कब्जा कर लिया था भारत की जमीन पर और उसका 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए थे। चीन अपनी जगह से हट नहीं रहा था और भारत की सरकार ने तय किया कि हम भारत की तरफ से चीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे। और लेकिन ये बात देश के लोगों तक न पहुंचे कि सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए 5 जून को कोरोना काल के बीच में इस सारे विधेयक को लाया गया। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप सब देश के लोग जानते हैं कि 6 जून को पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल की स्तर की बात हमारे देश की और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल की बात हुई थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं। और 12 जून को भारत की सरकार ने जो शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी है चीन की, उसको 1,124 करोड़ रुपए का ठेका दिया। ये 12 जून का मामला, 5 मई को कब्जा करके बैठे हुए। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देश में चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर लोगों का ध्यान न जाए। देश की सरकार चीनी कंपनी को ठेका दे रही है कब्जा करने के बाद, इस पर ध्यान न जाए। इसलिए बीच में ये विधेयक लाए गए ताकि सारा का सारा ध्यान किसानों की तरफ चला जाए। और यही नहीं, इसी में आपने देखा 15 जून को हमारे देश के किसानों जवानों की 20 जवानों की साथ हत्या कर दी गई थी पीट करके। 76 जवान जब घायल हुए थे। और अभी आपने देखा संसद के अंदर हमारे देश में न तो स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की, नर्सों की, पुलिस कर्मियों की, एम्बुलेंस कर्मियों की जिनकी शहादत हुई उसकी गिनती छोड़िए, जो मजदूर सड़कों पर पैदल चलते भूख से मरे, गाड़ियों से कट के मरे, कुचल के मरे, उनकी गिनती छोड़िए। हमारे गलवान घाटी में 20 जवान उसी दिन शहीद हो गए थे और 76 जवान जो घायल हुए, उन जवानों में से हवलदार बिशन सिंह जो 60 दिन बाद जिनकी शहादत हुई। दुख और अफसोस की बात है मेरे देश के नागरिकों, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, ये नालायक और गद्दार सरकार हमारे सीमा पर शहीदों की संख्या का भी हिसाब किताब नहीं रखती है। दुख की बात है कि हमारे गलवान घाटी के शहीदों की संख्या 21 हो चुकी है। 20 तो उसी दिन 15 जून को और 21वें बिशन सिंह हवलदार की शहादत अब हुई 60 दिन बाद अगस्त में जाकर के। और संसद के अंदर 20 शहीदों की आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मैं भारत के करोड़ों किसानों की तरफ से और सेना में करोड़ों किसानों के जो पुत्र हैं, लाखों किसान पुत्र जो सेना के जवान देश की सीमा पर लगे हुए, उनसे और मैं भारत में विपक्ष के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आप सब लोगों को हमारे गलवान घाटी के 21वें शहीद हवलदार बिशन सिंह के लिए भी
एक दिन के लिए 2 मिनट का शोक सभा का संसद के अंदर आपको प्रस्ताव लाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे देश के सैनिकों की शहादत के साथ भी अपमान है। यही नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस खेल को समझना पड़ेगा। हरियाणा में गेहूं की खरीद हुई, गेहूं की खरीद फरोख्त से पहले अप्रैल का आप उठाकर देखिए अखबारों में, टेलीविजन में, मेरे भारत के पढ़े लिखे युवाओं से मैं बात कर रहा हूं, आप गूगल में जाकर देखिए, ई पेपर में खंगालिए, 12 अप्रैल को भारत के HDFC बैंक को बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिया। 1,75,00,000 शेयर उसके खरीदे। और आपको बताना चाहता हूं, 20 अप्रैल से हरियाणा के गेहूं बिकने शुरू हुए, 7 मई से गेहूं की पेमेंट आई, और जो रकम आई की पेमेंट सरकारी खजाने से आढ़तियों के पास, उसके लिए हरियाणा सरकार की जो मार्केटिंग कमेटी है, मोदी सरकार की तरफ से जो हरियाणा में मार्केटिंग कमेटी है, उसने सब आढ़तियों को आदेश दिया, किसी भी किसान को आप सीधा पेमेंट नहीं करेंगे, किसान अपना कमीशन काट करके सारा का सारा पैसा HDFC बैंक की पंचकुला शाखा में जमा कराए। 22,000 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा के किसानों के गेहूं की फसल के जो आढ़तियों ने उनको पेमेंट करनी थी, जो सरकारी खजाने से आढ़तियों के अलग अलग बैंक खातों में आई थी, वो बैंक खातों में आई हुई रकम जो चीन का बैंक बन चुका है HDFC, उसके खाते में पंचकुला में ट्रांसफर कराया गया, और 7-8 दिन का इंटरेस्ट भी HDFC बैंक ने उठाया। मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपको बताना चाहता हूं, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि 5 मई को चीन कब्जा करता है हमारी गलवान घाटी में, और 7 मई से हरियाणा के किसानों के गेहूं का पैसा आढ़तियों के पास पहुंचता है, और भारत की सरकार और हरियाणा की मोदी सरकार कहती है अब आप इस पैसे को किसान को सीधा नहीं देंगे, आप पहले जो चीन ने 1,70,00,000 का शेयर खरीद लिया HDFC बैंक, पहले उस पैसे को वहां डालिए, और 22,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है HDFC बैंक की तरफ से। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, सीमा पर सैनिकों की शहादत के बाद आपने देखा, इनको मालूम ही नहीं था, ये जान करके बताना नहीं चाहते थे 15 जून को शहादत हुई, किसी ने मुंह नहीं खोला, कहीं प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। 17 जून को कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, उसमें मोदी जी ने मुंह खोला, और 17 जून को ही चीन के एक बैंक AIIB बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्ज लिया। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं, जिस चीन ने हमारे देश की सीमा में घुसकर हमारे 20 जवानों को वहीं पर मार डाला, 76 जवानों को घायल किया, जिनमें बिशन सिंह हवलदार की 60 दिन बाद शहादत हुई, और हमारे देश का गृह मंत्री संसद के अंदर कहता है हमारी सीमा में चीन से कोई नहीं घुसा, ये देश के वफादार नहीं, देश के गद्दार है, संसद में भी झूठ बोलते हैं, शहादत हमारी 21 जवानों की हुई, 20 बताते हैं चीन हमारे 1000 वर्ग किलोमीटर में कब्जा करके बैठा है, कहते हैं कि वो जमीन हमारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में 19 तारीख के बाद बोला, क्यों? 17 जून को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर्ज लिया था। अब आप समझ लीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि भारत की सीमा पे कहां कहां चीन ने कब्जा कर रखा है, तो मोदी सरकार कहती है हम देशद्रोही हैं। हम कहते हैं मोदी जी हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह PM केयर है, अरबों अरब रुपए आपने उस पे इकट्ठा किया राहत पहुंचाने के लिए। मेरे भारत के किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, मछुआरों, गांव के गरीबों से लेकर शहरी गरीबों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत राशि तैयार कर ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह करता हूं, 25 करोड़ के लगभग परिवार है, एक परिवार के हिस्से 80 हजार रुपए आता है। अब आप बताइए 20 लाख करोड़ रुपए को भी मोदी ने ठिकाने लगा दिया, लोगों को हिस्से 80 हजार रुपए परिवारों को नहीं मिल रहे हैं। हम क्या शहीदों के लिए, जिन कोरोना योद्धाओं की जान गई, डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, हम उनकी राहत के लिए और हम उनके मुआवजे के लिए, उनकी शहादत के लिए, उनको शहीद के दर्जे की मांग क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी सरकार के पास उनकी सूची नहीं है। हम क्या मांग करेंगे?
जो मजदूर हमारे देश में 550 मामले थे, 24 मार्च को 52 दिन तक, 30 जनवरी को हमारे देश में कोरोना आ गया था। मैं पढ़े लिखे युवाओं से, देश के सैनिकों से, देश के किसानों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश की रेल भी चलती रही, जहाज भी चलते रहे, बसें चलती रही, होटल चलते रहे, बाजार खुले रहे, हर मुश्किल 550 मामले हुए। पर मोदी सरकार ने 24 मार्च को ताला लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 70वें साल पर, 70वें जन्मदिन पर हमारे देश के बेरोजगार करोड़ युवा युवतियों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का सफल आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहता हूं उनकी सफलता के लिए, और मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी को उनके 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर मोदी जी ने कहा था कि मैं सबको 2-2 करोड़ को रोजगार दूंगा। 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुका है। संसदीय समिति जो राज्यसभा की है, उसके सामने मोदी सरकार ने कहा कि हाँ, 10 करोड़ लोगों की रोजगार छीन चुका है। और 10 करोड़ हमारे देश में युवा युवतियां पढ़े लिखे बेरोजगारी की कतार पर लगे हुए हैं। हमारे देश का जो विकास दर है, जीडीपी, वो -24 नहीं है पढ़े लिखे युवाओं, वो -50 पहुंच चुकी है। असंगठित क्षेत्र का भी अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो मैं बस आप लोगों से जानना चाहता हूं, जिस भारत की सरकार में ये कहा जाता हो संसद में हमारे गलवान घाटी में बिशन सिंह हवलदार सहित 21 शहीदों की संख्या 20 बताई जाती हो, वो देश के साथ सैनिकों के साथ गद्दारी है कि नहीं, देश के शहीदों के साथ गद्दारी है कि नहीं। चीन 1000 वर्ग किलोमीटर में कब्जा करके बैठा है, कोई हमारे देश में घुसपैठ नहीं किया। ये संसद में बताकर देश के साथ गद्दारी की जा रही है कि नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हमारे देश में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसवाया, हमारी जमीन किसी के पास नहीं। अक्षय चिन्ह भी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न केवल देश के साथ धोखा दिया, हमारे संवैधानिक नक्शे के औचित्य को खारिज कर डाला। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि HDFC बैंक जो अब अप्रैल के 12 आप उठा करके देखिए, ये पेपर में जाकर के देखिए, HDFC बैंक के 1,75,00,000 शेयर चाइना बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिए थे। उसके बाद चीन के बैंक को लाभ पहुंचाने वाले, तो चीन के बैंक को लाभ पहुंचाने वाले राष्ट्रपति, चीन के उसको झूला झुलाने वाले, भारत में राष्ट्रपति के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले, 2007 से लेकर संघ के तमाम पार्टी के नेता चीन में जाकर मत्था टेकने वाले, और गलवान घाटी में 21 शहीदों की जगह 20 बताने वाले। अब आप समझ लीजिएगा, आपसे मैं आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि वफादारी कर रहे हैं। और इस पर आपको बताता हूं, पीपली में जो किसानों को पीटा गया, मैं उन बहादुर किसानों को बधाई देना चाहता हूं जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने कहा हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कम करने का वो अधिकार हम सरकार को नहीं देते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम अपने खेतों पर मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है, और ये काला बाजारी करने के लिए अवैध तरीके से जो रोक लगी हुई है उसको हटा करके किसानों का शोषण और देश में काला बाजारी को छूट देने के लिए ये 3 जो विधेयक लाए गए हैं, ये हमें नामंजूर हैं। कि मैं एक बात पर बताऊं आप सब लोगों से, आजादी के 66 वर्ष बाद उचित मुआवजे को लेकर पुनर्स्थापना, पुनर्वास और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण को करने के लिए जो 2013 का कानून बना, उस कानून को बनने के बाद आपको बताता हूं 1 जनवरी 2014 से वो अस्तित्व में आया। आपको मालूम है कि 26 मई को नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार का गठन होता है, और सरकार के गठन के कुछ दिन बाद तब ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक पत्रकार ने पूछा कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आपकी सरकार क्या करेगी। गोपीनाथ मुंडे बोले हमारी सरकार इसका तत्काल क्रियान्वयन करेगी। और तत्काल क्रियान्वयन की बात करते हैं, 3 जून को गाड़ी तेज चल रही होती है, ड्राइवर ब्रेक मारता है और गोपीनाथ मुंडे की जान चली जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2013 में बने कानून को हमारे देश के किसानों को मिले अधिकारों को छीनने के लिए, उसको हटाने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी की हत्या की गई है। ईमानदारी से अगर जांच हो, क्योंकि गाड़ी तेज चल रही हो और गोपीनाथ मुंडे जी की जान चली गो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं नितिन गडकरी जी। मैं देश के किसान और किसान नेताओं से बात कर रहा हूँ, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, नितिन गडकरी देश नहीं घूमे थे। नितिन गडकरी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते क्या कहा
इसमें 4 बड़े अड़चन हैं। एक तो जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण पर रोक का मामला है, ये हमें मंजूर नहीं है। और दूसरा कहा गया कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए जो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका आंकलन करके उसका निदान करने का और जिनकी जमीनें जाएंगी उनका पुनर्वास करने का प्रावधान हमको मंजूर नहीं है। और तीसरी बात कही, देश को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए जो बहुफसली खेती और सिंचित खेती पर रोक का मामला है, ये हमको मंजूर नहीं है। और चौथी बात कही गई, जो समय से पहले जमीन का अधिग्रहण पर जो रोक है, ये हमको मंजूर नहीं है। इन 4 मुद्दों को पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये आपको सोचना चाहिए कि ये 4 मुद्दे रहे और क्या होता है। 1 जनवरी 2014 को अस्तित्व में आता है, 2013 का बना हुआ कानून 66 साल बाद, और 1 दिसंबर 2014 में अध्यादेश जारी करके मोदी सरकार कानून की भ्रूण हत्या कर देती है। कानून को लागू कराने की दावा करने वाला, वादा करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 26 मई को सरकार का गठन होता है और 3 जून को गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हो जाता है। और 24 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं हम इन 4 चीजों को हटा देंगे। सारे किसान नेता जानते हैं कि धारा 24(2) के तहत प्रावधान है, 5 साल तक यदि भौतिक कब्जा ना लिया हो और जमीन का अवार्ड हो चुका हो और मुआवजा दे दिया हो तो जमीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और अगर मुआवजा दे नहीं दिया और 5 साल में अवार्ड हो गए तब भी अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। तो मोदी सरकार की ही मंशा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने वही मोहर लगाई। देश में जो हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे जीते गए थे, उन सब मुकदमों को खारिज किया गया है। तो मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, जो आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को बदली कराने वाले, उसको खत्म, उसके भ्रूण हत्या करने वाले जो ग्रामीण विकास मंत्री उसको लागू करना चाहते थे, उनकी हत्या कराने वाले जो चीन खरीद चुका है HDFC बैंक को, उसको लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के गेहूं के पैसे 22,000 करोड़ रुपए खाते में डलवाने वाले और संसद के अंदर गलवान घाटी के 21 शहीदों की संख्या 20 बताने वाले, और कोई भारत में नहीं घुसा है, हमारे देश में चीन नहीं घुसाया है, ऐसा बताने वाले देश के गद्दार ने, देश के गद्दार है, देश के वफादार नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।